हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। इससे पहले हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जैसे ओवरी और एसेसरी इसमें ऑर्गन्स जैसे इसके फैलोपियन ट्यूब जो होती हैं और यूट्रस है तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एसेसरी ऑर्गन्स जैसे मेमोरी ग्लैंड हो गई और डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, खासकर यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड के बारे में, मेमोरी डक्ट के बारे में और ओवम या एक्सेल बनने के प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। oogenesis के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसको हमारे प्लेलिस्ट पे जाके एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। क्लास 12 के लेक्चर, क्लास 12 नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पे आपको इससे पहले के लेक्चर्स मिल जाएंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के और फर्स्ट चैप्टर के यहाँ पे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका हर एक लाइक हमारे लिए एटीपी की तरह वर्क करता है कि इस तरह की वीडियो आपके लिए हम और बना के ला सकें और आपकी नीट की स्टडी अच्छे से हो सके। और आपने अभी तक अगर हमारा चैनल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको टाइम टाइम हर चैप्टर का मॉड्यूल मिलता रहेगा जिससे आपकी नीट की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प होगी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेमोरी ग्लैंड से। और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको नीट की अपडेट टाइम से मिल सके और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी ग्लैंड के बारे में, मेमोरी लोब और मेमोरी डक्ट के बारे में। तो मेमोरी ग्लैंड जो होती है ये फीमेल में, ठीक है, फीमेल में देखने को मिलती है मेमोरी ग्लैंड। और मेमोरी ग्लैंड की वजह से ह्यूमन को क्या बोलते हैं, इसको ह्यूमन जो होता है या इंसान जो होते हैं या काऊ वगैरह भी, ठीक है, तो बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनको क्लास मेमेलिया में रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है। मेल में ये मेमोरी ग्लैंड फंक्शनल नहीं होती, फीमेल में फंक्शनल होती है। जब बर्थ हो जाती है बेबी की उसके बाद ये फंक्शनल हो जाती है, तो इससे मिल्क वगैरह का सिक्रेशन होता है और वो न्यूट्रिशन के फॉर्म में बेबी को प्रोवाइड होता है। तो मेमोरी ग्लैंड जो होती है एक तरह से बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। मेमोरी ग्लैंड ये पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, चेस्ट में आगे के साइड प्रेजेंट होंगे दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू, में ग्लैंडुलर टिश्यू है और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट ना, यानी फैट भी प्रेजेंट होता है। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड टू 15 to 12 पार्ट, ठीक है। इसका ग्लैंडुलर टिश्यू जो है ये 15 से 20 लोग इसमें मेमोरी लोब्स देखने को मिलते हैं। तो ग्लैंडुलर टिश्यू जो होता है उसमें यानी ये जो मेमोरी ग्लैंड है इसमें क्या 15 से 20 मेमोरी लोब्स इसके टिश्यू में देखने को मिलेंगे। और क्लस्टर्स ऑफ सेल्स होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एल्वेलाई। तो जैसे लंग्स में एल्वेलाई होते हैं, ठीक है, वहाँ पे बलून के जैसे गेट्स के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, इसको हम लोग एल्वेलाई बोलते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, इसका एक सेक्शन दिया हुआ है मेमोरी ग्लैंड का पूरा क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे दिख रहा है ये एल्वियोलाई वाला हिस्सा, ये जो ऐसे ऐसे गोल गोल बना हुआ मेमोरी एल्वियोलस ना, बलून कह सकते हैं कि बलून के जैसे स्ट्रक्चर छोटे छोटे, या इसको ग्रेप्स के बंच के जैसे स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। तो इस तरह का ही बना हुआ है, इसको बोलते हैं मेमोरी एल्वियोलस। और इससे फिर हम लोग देखते हैं कि इससे ये जो स्ट्रक्चर बलून की वजह से इससे फिर डक्ट निकली हुई है, ताकि पहले पाइप्स निकली हुई हैं, इनको बोलते हैं मेमोरी डक्ट, ठीक है। ये पाइप जो है मिल्क इस एल्वियोलस में बनता है, मेमोरी एल्वियोलस में, और इसके बाद कहाँ पे जाता है मेमोरी डक्ट में, और फिर इसके बाद ये कहाँ पे जाएगा, ये आगे एम्पुलर रीजन में कुछ चौड़े हिस्से होते हैं, इनको एम्पुलर बोलते हैं। कई सारी मेमोरी डक्ट जहाँ पे आके मिलती है ना वहाँ पे एम्पुलर बन जाता है। और एम्पुलर के बाद ये लेक्टिफेरस डक्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे सारी एम्पुलर से होकर हर सारी मेमोरी डक्ट यहीं पे आती हैं, यहाँ पे आके ज्वाइन करेंगे लेक्टिफेरस डक्ट में, और लेक्टिफेरस डक्ट से फिर बाहर के साइड सिक्रेट जो है सिक्रेट होता है। और इसमें एरियोलर टिश्यू यानी फैट टिश्यू होते हैं, ठीक है, इस तरफ पूरी साइड फैट टिश्यू में जिसमें होते हैं। तो ये एरियोला है ना, बाहर की कवरिंग है, और इसमें कुछ फैटी टिश्यूज भी हैं। ये पीछे का रिप का क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है, ठीक, ये फैट है, यहाँ पे लिखा है ना फैट, ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो मेन इसमें जो पार्ट है वो क्या है कि मेमोरी लोब में ये पूरा मेमोरी लोब है, ठीक है, यानी जिसमें 15 to 20 इस तरह के मेमोरी लोब होते हैं, 15-20 मेमोरी लोब होते हैं। उसमें मेमोरी एल्वियस कई कई बंच है जिसमें ग्रेप्स के बंच के जैसे पड़े होते हैं बहुत सारे। तो 15-20 जितने भी लोब हैं वे हर एक लोब में मेमोरी एल्वियस होंगे ग्रेप्स के बंच की तरह। और फिर उससे मेमोरी डक्ट निकलेगी, ठीक है, पतली पतली पाइप जैसी, और उसमें मिल के आएगा एल्वियस से किस में आएगा, डक्ट में आएगा, और डक्ट से फिर ये एम्पुला के थ्रू मिलते हैं जाके लेक्टिफेरस डक्ट में।
तो वहाँ से बाहर सिक्रीशन होता है मिल्क का। तो ये मेमोरी ग्लैंड का सेक्शनल व्यू है ना। इसके आपको नेमिंग याद रखनी कहाँ पे कौन सी चीज़ है। ये एनसीईआरटी में जब एग्ज़ाम वगैरह होता है ना, तो उसमें ये डायग्राम डायरेक्ट एनसीईआरटी का एग्ज़ाम में आ जाता है, उसमें नेमिंग वगैरह पूछ जाती है। ठीक, तो इसका आपको नेमिंग याद रखनी है। यहाँ पे जो भी चीज़ें लेबलिंग। द सेल्स ऑफ एल्विलाई सीक्रेट मिल्क, ये चीज़ बता चुके हैं कि एल्विलाई के सेल से मिल्क निकलता है और ये स्टोर होता है कैविटीज़ में। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। तो ये कैविटीज़ यानी लूमेंस ऑफ द एल्विलाई, इसमें या कह सकते हैं कि डक्ट में आके मेमोरी डक्ट में वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। एल्विलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होता है, ट्यूब्यूल्स ज्वाइन करती है मेमोरी डक्ट में। ठीक है, तो मेमोरी डक्ट में जाने से पहले भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे लूमेन कैविटी हो गई, फिर उसके बाद मेमोरी ट्यूब्यूल्स हो गई, ट्यूब्यूल के बाद फिर मेमोरी डक्ट में जाएगा। मेमोरी डक्ट में जब चला गया तो ये मेमोरी एम्पुला के थ्रू जो वाइड रीजन होता है, ये थोड़ा वाइडर पार्ट होता है ना, ये जाता है लेक्टिफेरल डक्ट में, और लेक्टिफेरल डक्ट से फिर बाहर के साइड इसका सिक्रीशन हो जाएगा ना। ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग वेट मिल्क इज एक्सपेल्ड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, उसका फिर बाहर के साइड सिक्रीशन हो जाता है। तो इतनी चीज़ इसमें है। मेमोरी ग्लैंड ना, मेमोरी ग्लैंड उसमें 15 से 20 मेमोरी लोब्स हैं। मेमोरी लोब से क्या हो रहा है, उसमें ग्रेप्स के बंच के जैसे जैसे नहीं होता है, बलून के बलून का जो होता है स्ट्रक्चर, उस ऐसे कई सारे मेमोरी एल्वुलस में एल्वुलाई हैं। एक एल्वुलाई को एल्वुलस कहेंगे, और बहुत सारे यहाँ पे इस तरह के एल्वुलस हैं, तो उनको ग्रुप में हम एल्वुलाई बोलते हैं। ठीक है, एल्वुलस के ग्रुप को एल्वुलाई बोलते हैं। तो एल्वुलाई फिर मेमोरी डक्ट है, और इसके बाद क्या है, मेमोरी डक्ट के बाद एम्पुला, एम्पुला के बाद लेक्टिफेरल डक्ट, मेमोरी एल्वुलस के बाद यहाँ पे कैविटीज़ भी होती हैं लूमेन, और उसके अलावा मेमोरी ट्यूब्यूल भी होते हैं, फिर यहाँ पे मेमोरी डक्ट होता है। इस तरह से वो कुछ इसमें नेमिंग नहीं दी हुई है, तो यहाँ पे थ्योरी में वो दे रखी है, मेन जो है वो हाईलाइटेड है। तो इसके बाद है नेक्स्ट गैमेटोजेनेसिस ना। अच्छा, ये पूछ सकता है कि कौन सा हार्मोन होता है वो मिल्क का सिक्रीशन कराता है, तो ये आपको आंसर करना है। इसके बारे में पहले बता चुके हैं इस लेक्चर में, इससे पहले के लेक्चर पढ़ाए हैं, तो उसमें हम बता चुके हैं इसके बारे में कि कौन सा हार्मोन मिल्क का सिक्रीशन कराता है। तो आप इसका आंसर जरूर कीजिएगा, किस हार्मोन से मिल्क बनता है, किस हार्मोन से मिल्क का सिक्रीशन होता है। ठीक है, इसके बाद है इस oogenesis, यानी इस ओवम का बनना, एग का बनना। ठीक है, ये oogenesis है। oogenesis क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट। ठीक है, मैच्योर फीमेल गैमेट का बनना, इसको बोलते हैं oogenesis। और ये स्पर्मेटोजेनेसिस अलग होता है। oogenesis जो होता है ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टाइम पे ही स्टार्ट हो जाता है, यानी जब एक फीमेल जो होती है, या गर्ल कह सकते हैं, गर्ल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड, जब वो अपने मदर के यूट्रस में होता है, जब उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा होता है, यानी प्रेगनेंसी के टाइम पे ही अगर वो गर्ल है, तो उसके अंदर क्या होता है, जो oogenesis प्रोसेस है, जब फीमेल गैमेट फॉर्मेशन है, ये स्टार्ट हो जाता है। तो एक गर्ल चाइल्ड में गैमेट का बनने का जो प्रोसेस है, ये बहुत पहले स्टार्ट हो जाता है ना, उसकी बर्थ से पहले ही, यानी प्रेगनेंसी के टाइम पे ही जब फीमेल चाइल्ड होता है, तो उसके अंदर oogenesis या गैमेट का बनना ना, फीमेल गैमेट का बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे स्टार्ट हो जाता है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है, स्पर्म का बनना, ये प्रोसेस जो है ये कब स्टार्ट होता है, पुबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होता है। ठीक है, ये मेल में, या कह सकते हैं हम लोग बॉयज़ में पुबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होता है, लेकिन फीमेल में जो गैमेट का बनना होता है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे स्टार्ट हो जाता है। When a couple of million gamete mother cells oogonia are formed within each fetal ovary, no more oogonia are formed and after birth। ठीक है, उसी टाइम पे एक डेफिनेट अमाउंट में oogonia बन जाते हैं ना, मिलियन कह सकते हैं, मिलियन गैमेट मदर सेल्स, oogonia जो होती है गैमेट मदर सेल होती है, इसी से फीमेल गैमेट बनेगा। ठीक है, यानी ओवम बनेगा। तो ओवम जो होता है ये oogonia से बनता है, और oogonia एक डेफिनेट नंबर में जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है फीमेल चाइल्ड का, तो उसी दौरान उसके अंदर डेफिनेट नंबर में oogonia ही बन जाते हैं। इसके बाद बर्थ के बाद कोई oogonia नहीं बनता है। दी सेल्स स्टार्ट डिवीजन, डिवीजन होता है, माइटोसिस यहाँ पे डिवीजन चलता है, एंड एंटर इनटू प्रोफेज 1। ठीक है, ये प्रोफेज 1 में जाते हैं, और फिर मियोटिक डिवीजन इसमें होता है, और इसमें ये टेम्परेली अरेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, मियोटिक डिवीजन की डिप्लोटियल स्टेज में ये अरेस्ट हो जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी oocyte। ठीक है, मतलब
कुछ जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है फीमेल चाइल्ड, तो उसके अंदर जब oogonia बनता है उसमें कुछ डिवीज़न भी हो जाते हैं, ठीक है। पूरी तरह से गैमेट नहीं बनने पाता, पूरी तरह से ओवम नहीं बनने पाता। क्या होता है कि पहले माइटोसिस होता है, तो माइटोसिस हो जाता है, लेकिन जब मियोसिस होता है तो मियोसिस में प्रोफेस 1 में, या हम कह सकते हैं डिप्लोटिंग स्टेज में ही प्रोफेस 1 तो हो जाता है, फिर इसके बाद इसमें डिप्लोटिंग स्टेज में, ये कह सकते हैं प्रोफेस 1 की जो डिप्लोटिंग स्टेज होती है उसमें मियोसिस जो होती है प्रोसेस, ये क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है, एक तरह से पॉज हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। इसके बाद ये रिज्यूम कब होता है, जैसे हम लोग वीडियो चलाते हैं तो पॉज कर देते हैं, फिर उसको रिज्यूम करते हैं जब कुछ टाइम बाद उसको रिज्यूम करते हैं, जब उसको रिज्यूम करना होता है, जब देखना होता है तो रिज्यूम कर लेते हैं। उसी तरह से क्या होता है, ये प्रोसेस भी जो है oogenesis का, ये एक टाइम पे पॉज हो जाता है अपने आप, ठीक है। माइटोटिक डिवीजन हो जाता है, माइटोसिस हो जाता है, उसके बाद जब मियोटिक होता है तो मियोटिक डिवीजन में क्या होता है, वो प्रोफेस 1 के डिप्लोटिंग स्टेज में टेम्परेली अरेस्टेड हो जाती है, कुछ टाइम के लिए अरेस्ट हो जाता है, या कह सकते हैं उसको पॉज हो जाता है वो प्रोसेस। और फिर ये रिज्यूम कब होता है, पुबर्टी में, जब फीमेल पुबर्टी स्टेज में होती है, ठीक है, तब ये जो है प्रोसेस रिज्यूम हो जाता है, यानी फिर से oogonia में डिवीजन लगते हैं और फिर कंप्लीट एग बन जाता है। ईच प्राइमरी oocyte then gets surrounded by the layer of granulosa cells and is called the primary follicle। प्राइमरी oocyte जो होता है, इसके चारों ओर क्या होता है, ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। तो oocyte में चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स दिखाई देती हैं, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। oocyte का स्ट्रक्चर दिया नहीं है यहाँ पे, oocyte का स्ट्रक्चर जो है कुछ बुकों में दिया रहता है, इस बुक में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे ये चीज़ है ना, इसमें देख सकते हैं, इतना अच्छे से दिखाई नहीं देगा, आगे है तो स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर और बुक्स में दिया रहता है, इसका मतलब हुआ आगे हो सकता है कुछ चीज़ें। हाँ, ये ग्रेनुलोसा सेल्स है यहाँ पे, ऊपर स्ट्रक्चर एक डायग्राम इसमें है नहीं, मिसिंग है मेरे हिसाब से लग रहा है। तो ये प्राइमरी फॉलिकल होते हैं जिसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं, ठीक। तो उस साइड के प्राइमरी साइड के चारों ग्रेनुलोसा सेल्स, इसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। और फिर ये फॉलिकल डीजनरेट होते हैं, ठीक है, ये डीजनरेट हो जाएंगे पुबर्टी तक। पुबर्टी में सिर्फ 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है। ये हर एक ओवरी में इतने ही फॉलिकल बनते हैं, लेफ्ट इन ईच ओवरी, ठीक है। कितने बनते हैं, 60,000 से 80,000 तक प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं हर एक ओवरी में। और प्राइमरी फॉलिकल जो होता है इसमें इसके चारों ग्रेनुलोसा सेल्स देखने को मिलती हैं और एक कवरिंग देखने को मिलेगी जिसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। तो फिर प्राइमरी फॉलिकल जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी सेकेंडरी फॉलिकल में, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल के चारों जब एक ग्रेनुलोसा सेल्स की एक और लेयर और कवरिंग आ जाती है, ठीक है, तो फिर ये क्या बन जाती है, सेकेंडरी फॉलिकल बन जाती है, मैच्योर हो जाती है मतलब। तो सबसे पहले क्या थी, प्राइमरी oocyte जो था, ठीक है, उसमें ग्रेनुलोसा सेल्स की एक लेयर थी, उसमें थोड़ा डिवीज़न हुआ और वो जो चारों तरफ से ग्रेनुलोसा सेल्स की जो लेयर थी प्राइमरी oocyte में, तो क्या बन गई प्राइमरी फॉलिकल। इसमें से कुछ फॉलिकल डिजनरेट हो गए, 60,000 से 80,000 फॉलिकल बचते हैं। अब जो प्राइमरी फॉलिकल होते हैं, ये प्राइमरी फॉलिकल क्या होते हैं, अच्छा, दोनों ओवरी में 60 से 80,000 तक बचे रहते हैं, यानी अगर टोटल करें तो 1,20,000 फॉलिकल्स होते हैं। इसके बाद या 80,000 के से करेंगे तो 1,60,000 हो जाएंगे। प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं उनके चारों ओर ग्रेनुलोसा सेल्स होती है, एक न्यू थीका बनाते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स। सेकेंडरी फॉलिकल जो होती है ये ट्रांसफॉर्म होती है टर्शियरी फॉलिकल में। तो सेकेंडरी फॉलिकल क्या बनाती है, टर्शियरी फॉलिकल बनाती है, और इसमें फ्लूइड कैविटी होती है, इसको बोलते हैं एंट्रम। तो टर्शियरी फॉलिकल के अंदर फ्लूइड कैविटी होती है, इसको एंट्रम बोलते हैं। यहाँ पे फ्लूइड कैविटी दिख रही है कहीं टर्शियरी फॉलिकल में, ये दिख रही है एंट्रम, ठीक है। तो टर्शियरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी फॉलिकल थी, सेकेंडरी बनी, फिर टर्शियरी से बनती है, इसको बोला एंट्रम। ये थोड़ी थिक दिख रही है इसकी कवरिंग, ये है सेकेंडरी फॉलिकल, इसमें कवरिंग थोड़ी थिक हो जाती है ग्रेनुलोसा सेल्स की, और एक थीका भी आ जाता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग। इसके बाद कैविटी बनना चालू होती है जिसके अंदर फ्लूइड भरा रहेगा, तो इसको बोलते हैं एंट्रम। तो ये टर्शियरी फॉलिकल में होता है एंट्रम ना, हर एक स्टेज की अपनी पहचान है, ठीक है। तो प्राइमरी फॉलिकल एकदम सिंपल थी, सेकेंडरी फॉलिकल में थीका तो कवरिंग आ गई, थीका भी हो गया, ग्रेनुलोसा सेल्स थोड़ी थिक हो गई। इसके बाद टर्शियरी फॉलिकल में क्या हुआ कि एंट्रम आ गई,
फिर उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल आती है स्टेज। थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू इनर थीका इंटरना, ठीक है। थीका लेयर दो लेयर में डिवाइड हो जाती है, एक इनर थीका इंटरना और एक आउटर थीका एक्सटर्ना। थीका लेयर से दो लेयर बनती है, इनर थीका इंटरना और आउटर थीका एक्सटर्ना। इट इज इम्पोर्टेंट। अब इसमें क्या है, अभी साइड डिवीजन टर्शियरी फॉलिकल डिवीजन। अब यहाँ पे प्राइमरी ऊ साइड जो होती है, ठीक है, प्राइमरी ऊ साइड होती है, ये टर्शियरी फॉलिकल के अंदर ग्रो करती है, ठीक है। यानी टर्शियरी फॉलिकल जब बना तो उसके अंदर जो सेल्स होती है वो प्राइमरी ऊ साइड, ठीक है, ये प्राइमरी ऊ साइड यहाँ पे टर्शियरी फॉलिकल के अंदर ग्रो करती रहेगी। यानी जैसे जैसे फॉलिकल का डेवलपमेंट चल रहा है उसी दौरान इसके अंदर ऊ साइड का डेवलपमेंट भी चल रहा है, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कौन सी ऊ साइड होती है, प्राइमरी ऊ साइड होती है, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में प्राइमरी ऊ साइड होती है, और टर्शियरी फॉलिकल में जो इसमें इसका डेवलपमेंट होगा प्राइमरी ऊ साइड का, ठीक। तो इस साइज में बढ़ जाती है, प्राइमरी ऊ साइड ग्रोथ इन साइज एंड कंप्लीट इन फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, ठीक है। इसमें पहला मियोटिक डिवीजन हो जाता है टर्शियरी वाले में। अनइक्वल डिवीजन, ये जो होता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ये अनइक्वल होता है, यानी एक बड़ी सेल बनेगी एक छोटी सेल। तो इसमें लार्ज हैप्लॉइड सेक्रेटरी ऊ साइड बनती है, सेकेंडरी ऊ साइड बनती है, और एक टीनी फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। ये क्या समझ में, ये क्या क्या बन रहा है यहाँ पे दिख रहा है, डायग्राम लोड हो रहा है, हाँ ये डायग्राम है। तो यहाँ पे पोलर बॉडी बनती है, ये पोलर बॉडी डायग्राम में दिखाया नहीं है। टर्शियरी ऊ फॉलिकल जो है, ठीक, टर्शियरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल बना, इससे सेकेंडरी ऊ साइड रिलीज हुआ। तो इस दौरान यहाँ पे सेकेंडरी ऊ साइड जब रिलीज हुआ, या कह सकते हैं सेकेंडरी ऊ साइड जब बना, अभी रिलीज नहीं हुआ ये चीज़, तो यहाँ पे सेकेंडरी ऊ साइड जब बना तो ये फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है, ठीक। तो प्राइमरी ऊ साइड में डिवीजन होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन यहाँ पे चार्ट में दिखाया गया कि प्राइमरी ऊ साइड में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, और ये ओव्यूलेशन से पहले होता है। यानी कब होगा मियोटिक डिवीजन, जब स्पर्म एंट्री करेगा, तो उस टाइम पे जब स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पर एंट्री करता है, तो उस टाइम पे जब ओव्यूलेशन होता है तो ये सेकेंडरी ऊ साइड मैच्योर हो जाता है, ठीक है। यानी प्राइमरी ऊ साइड में डिवीजन हो जाता है और ये सेकेंडरी ऊ साइड बन जाता है, और ये सेकेंडरी ऊ साइड बन जाएगा, और ये अनइक्वल डिवीजन इसमें होता है। यानी एक बड़ी सेल बनेगी एक छोटी सेल, ठीक है, एक बड़ी सेल बनेगी एक छोटी। बड़ी वाली जो होती है सेकेंडरी ऊ साइड होती है, इसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन होता है, इस वजह से ये आगे ओवम बना लेती है। और जो दूसरी वाली सेल होती है बहुत छोटी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म वगैरह नहीं होता, तो डिजनरेट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो फर्स्ट पोलर बॉडी किसी काम की नहीं होती, ये डिजनरेट हो जाएगी। इसी तरह सेकेंडरी ऊ साइड में भी फिर से डिवीजन होगा, अनइक्वल डिवीजन, मियोटिक डिवीजन, तो ओवम बनेगा, ठीक है। और दूसरा जो है यानी फीमेल गैमेट बन जाएगा, और सेकंड पोलर बॉडी बन जाएगी, यानी इसमें भी डिवीजन होगा, एक बड़ी सेल बनेगी एक छोटी सेल। तो सेकंड पोलर बॉडी जो होगी वो छोटी होती है, उसमें सफिशिएंट अमाउंट में साइटोप्लाज्म नहीं होता, तो ये डिजनरेट कर जाती है। तो इस तरह से सिर्फ एक ओवम हर साइकिल के एंड में मिलता है हमको, ठीक है। हर एक मंथली साइकिल में एक ओवम रिलीज होता है, ओव्यूलेशन मतलब कि एक ओवम या सेकेंडरी साइड रिलीज होगा। जबकि स्पर्म में क्या होता है कि 4 स्पर्म बन रहे हैं, एक सेल से 4 स्पर्म बन रहा है। यहाँ पे क्या है कि ओगोनिया की एक सेल से सिर्फ एक ही ओवम बन रहा है ना, या प्राइमरी साइड से एक ओवम बन रहा है, इस तरह से कर सकते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं, लेकिन प्राइमरी ऊ साइड से सिर्फ एक ओवम बनता है। तो ये कैसे हो रहा है, सबसे पहले प्राइमरी साइट है, इसमें मियोटिक डिवीजन हुआ, मियोटिक डिवीजन अनइक्वल होता है, जिसकी वजह से एक बड़ी सेल बनेगी एक छोटी सेल। बड़ी सेल जो बनेगी सेकेंडरी साइट, ठीक है, और जो छोटी सेल बनेगी फर्स्ट पोलर बॉडी जो होती है ये कोई काम की नहीं होती, डिजनरेट हो जाती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर इनसफिशिएंट अमाउंट में साइटोप्लाज्म होता है जो किसी काम का नहीं होता। तो सेकेंडरी साइट है, ये ओवम बन जाएगी, और सेकेंडरी साइड में फिर अनइक्वल डिवीजन होगा, मियोसिस होगा, तो ये ओवम एक बना लेगी, और एक सेकंड पोलर बॉडी भी डिजनरेट हो जाएगी, ये भी किसी काम की नहीं होती, ओवम की फीमेल गैमेट की तरह काम में आएगा। इसके बाद क्या है देखते हैं, सेकेंडरी oocyte रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte जो होता है इसमें न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। सेकेंडरी oocyte में न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म होता है, जिसकी वजह से ये एक्सेल बनाती ओवम बनाती है। फर्स्ट पोलर बॉडी जिसके बारे में ये तो डिजनरेट हो जाती है। टर्शियरी फॉलिकल चेंजेस इनटू द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। टर्शियरी फॉलिकल क्या बनाता है, ग्राफियन फॉलिकल, ये चीज़ इस डायग्राम में दिखाई गई है। तो टर्शियरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल बना देगा। और सेकेंडरी oocyte जो होती है
इसके ऊपर एक नई मेम्ब्रेन आ जाती है जिसको बोलते हैं ज़ोना पेलिसिडा। ठीक है, प्राइमरी साइड पे थीका आ रही थी और सेकेंडरी साइड पे क्या आ रही है, ज़ोना पेलिसिडा आ रही है। यहाँ पे ज़ोना पेलिसिडा लेयर दिखेगी। ठीक है, इसी ज़ोना पेलिसिडा लेयर को क्लियर करने का काम करता है, इसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है फ्रॉम काइक्रोसोम। डायग्राम सब लोड हो रहा है इसमें। ऊपर से निकल जाएगा। तो यहाँ पे इसको नेक्स्ट कोई डायग्राम में दिखा देंगे कैसे क्या होता है। ग्राफिन फॉलिकल नॉ रप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी साइड ज़ोना पेलिसिडा। इसके चारों ग्राफिन फॉलिकल सेकेंडरी साइड के चारों ज़ोना पेलिसिडा है। फिर इसके बाद ग्राफिन फॉलिकल जो होती है ये फटती है, रप्चर होती है और ये क्या बनाती है, सेकेंडरी ऊसाइट। ठीक है, सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज करती है। यहाँ पे दिखाया हुआ है ग्राफिन फॉलिकल जो है ये जब रप्चर हो रही है, फट रही है, तो यहाँ से ये एकदम ओवरी के बॉल के पास आके फट रही है, तो इससे सेकेंडरी ऊसाइट निकल रहा है। ठीक है, ये दिखाया हुआ है सेकेंडरी ऊसाइट। तो ये यहाँ पे आके फट रही है जब, तो इससे सेकेंडरी ऊसाइट निकल आएगी बाहर। ठीक, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन, यानी ग्राफिन फॉलिकल के रप्चर होने को और इससे सेकेंडरी ऊसाइट को निकलने को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। ये याद रखना। यहाँ पे दिखा हुआ ऊगोनिया सबसे पहले था। ऊगोनिया किसमें था, ये बेबी फीमेल चाइल्ड में था। फीमेल चाइल्ड में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे एक डेफिनेट नंबर में ऊगोनिया बन जाते हैं, 2n होते हैं, 46 क्रोमोसोम इसमें होता है। ठीक है, ये डिप्लॉयड है। ऊगोनिया बनते हैं, फिर इसमें माइटोसिस होता है, डिफ्रेंसिएशन यानी हुआ, और प्राइमरी ऊसाइट बनी। प्राइमरी ऊसाइट में कुछ टाइम तक ये पॉज कंडीशन में आ जाता है, यानी फीटल लाइफ में। ठीक है, फीटल लाइफ या उसका बर्थ हो गया फिर चाइल्डहुड आ गया ना, तो ये पॉज में रहता है यहाँ तक। ये कंडीशन बर्थ चाइल्डहुड ये सब रहा, तब तक ये पॉज की कंडीशन में रुका हुआ था। ठीक, तो प्राइमरी ऊसाइट के फॉर्म में ही रुका हुआ था। उगने से प्राइमरी ऊसाइट तो बन गया लेकिन वो उसी फॉर्म में रुका हुआ था। मियोटिक डिवीजन की फर्स्ट स्टेज में कैप्चर था, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ना। अब ये कब कंप्लीट होगा, जब ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन कब होता है, 14 डेज पे होता है जनरली। ठीक है, तो उस टाइम पे जब ओव्यूलेशन होगा 14 डे पे, मेस्ट्रोसाइकिल के 14 डे पे, तब ये क्या होगा, ओव्यूलेशन के टाइम पे ये इससे सेकेंडरी ऊसाइट निकलता है, और मतलब इसमें डिवीज़न होगा प्राइमरी ऊसाइट में, और इतना लेट डिवीज़न हो रहा है इस वजह से भी शायद इसमें क्या हो जाता है कि अनइक्वल डिवीज़न हो जाता है। एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है और एक सेकेंडरी ऊसाइट बनती है। ठीक है, अच्छा ये प्राइमरी ऊसाइट के कितने होते हैं, 60,000 टू 80,000, ये डेफिनेट नंबर में होते हैं प्राइमरी ऊसाइट। ठीक है, यानी डेफिनेट स्टॉक होता है ओम का। तो ये बर्थ कह सकते हैं हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल का एक नेचुरल जो है मेथड है। तो इसके बाद क्या, प्राइमरी ऊसाइड, और प्राइमरी ऊसाइड जो है इसमें क्या है, अनइक्वल डिवीजन हुआ तो एक सेकेंडरी ऊसाइड बना और एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनी। अब फर्स्ट पोलर बॉडी जो है बहुत छोटी बनती है, इसमें सफिशिएंट साइटोप्लाज्म नहीं होता, तो इस वजह से वो डिजेनरेट हो जाती है। सेकेंडरी ऊसाइड है, सेकेंडरी ऊसाइड में फिर डिवीज़न होगा, ये भी अनइक्वल होता है। ये सब डिवीज़न चल रहे हैं, ये कब चल रहे हैं, पुबर्टी के बाद चल रहे हैं। ठीक है, जब पुबर्टी आ गई, अब अच्छा ये सेकेंडरी ऊसाइड जो है और ओवम जो बन रहा है, तो ये हैप्लॉइड होते हैं, एन होते हैं। ठीक है, इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है 23। प्राइमरी ऊसाइड में UN है 46 क्रोमोसोम ऊगोनिया और प्राइमरी ऊसाइड में, जबकि सेकेंडरी ऊसाइड और ओवम में 23 क्रोमोसोम्स हैं। तो ये याद रखना, इसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो सेकेंडरी ऊसाइड में अनइक्वल डिवीजन हुआ, ठीक, सेकेंड पोलर बॉडी बनी और फिर ओवम बन गया, और ये ओवम जो होता है ये इससे बाहर निकल आएगा ओवरी से, तो इसको बोलेंगे ओव्यूलेशन। ठीक है, ओवम या सेकेंडरी ऊसाइड जब निकलता है तो सेकेंडरी ऊसाइड के स्टेज में होता है, तो सेकेंडरी ऊसाइड जो है ये इससे बाहर निकल आता है ओवरी से, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं ना। तो ये पूरा प्रोसेस था। ये ओवरी का एक स्ट्रक्चर दिखा हुआ है, ये भी एक सेक्शन काटा हुआ ओवरी का, ब्लड वेसल्स वगैरह इसमें गई हुई है। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल है, इसके अंदर प्राइमरी ऊसाइट है। अब प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होगा, सेकेंडरी फॉलिकल, प्राइमरी ऊसाइट हल्दी है। ठीक है, टर्शरी फॉलिकल जब बनाएगा, एंट्रम वगैरह इसके अंदर बन गई, अब इसके अंदर ये सेकेंडरी ऊसाइट बना, धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है, इसमें डिवीजन हो रहा है, तो ग्राफियन फॉलिकल, और फिर सेकेंडरी ऊसाइट जब ग्राफियन फॉलिकल फटेगा तो सेकेंडरी ऊसाइट यहाँ से बाहर आ जाएगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। सेकेंडरी ऊसाइट फिर ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, और फर्टिलाइजेशन जब होगा तो इससे फिर जाइगोट बनेगा। इसके बाद जो हिस्सा बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम, ये दिया हुआ है कॉर्पस ल्यूटियम। सेकेंड ग्राफिकल ग्राफिन फॉलिकल का जो पार्ट बचा
वो धीरे धीरे एक येलो बॉडी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। तो ये पूरा जो है oogenesis का प्रोसेस होता है ना। और ये कब स्टार्ट हो जाता है? ये बर्थ के टाइम पे ही ना, प्रेगनेंसी के टाइम पे कह सकते हैं फीमेल चाइल्ड के अंदर होने लगता है। और वहाँ पे प्रोफेस 1 में कैप्चर हो जाता है डिप्लोटिंग स्टेज में न्यूक्लियर डिवीजन के दौरान। फिर ये जो है रेज्यूम कब होता है? पुबर्टी स्टेज में। और फिर वहाँ पे प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड वगैरह बनेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस था। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? मेमोरी ग्लैंड के बारे में। जो मेमोरी ग्लैंड होती है वो बेबी को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है मिल्क के थ्रू। और मेमोरी ग्लैंड की प्रेजेंस की वजह से ही ह्यूमन्स या काउ या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को जो है क्लास मेमोरिया में रखा जाता है। फीमेल में फंक्शनल होती है और मेल में फंक्शनल नहीं होती। तो इतनी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे अब नेक्स्ट क्या है जल्दी से। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक दिया हुआ है और ये थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। इसको भी देख लेते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस जो है काफ़ी बड़ा है। नेक्स्ट अपना कवर किया जाए इसमें। तो देख ही लेते हैं ना, या इसके ऊपर रिवीजन करवा देते हैं ऊपर का डिजाइन में टाइम लगेगा। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे ना, इससे पहले ये डायग्राम देखे थे मेमोरी ग्लैंड का, और ये डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़े थे। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में क्या एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। तो यहाँ पे क्या क्या था? ये ओवरी है जो मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये ओवरी है ना। क्योंकि इसमें फीमेल गैमेट बन रहा है, ओवम बन रहा है। इसके बाद क्या है? इसके बाद फिमरी इन्फेंडिबुलम, ये पूरा जो पार्ट है ना, ये फैलोपियन ट्यूब इसको बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब है। तो ओवरी से गैमेट जो होगा ओवम, वो फैलोपियन ट्यूब, ओवरी से कहाँ पे जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। और फिर फैलोपियन ट्यूब से कहाँ पे जाएगा? इससे जाएगा यूट्रस में फीमेल गैमेट। अच्छा, जब फैलोपियन ट्यूब में होता है फीमेल गैमेट यानी ओवम, तो उसी दौरान जो है यहाँ पे स्पर्म की एंट्री होती है। अगर स्पर्म की एंट्री होती है तो स्पर्म जो होता है उससे फर्टिलाइज कर लेता है। क्या करता है? फर्टिलाइजेशन कर लेता है। स्पर्म की एंट्री होती है और स्पर्म जो है इससे फर्टिलाइजेशन कर लेता है एग से। तो यहाँ पे जाइगोट बन जाता है और जाइगोट जो है वो आके ट्रांसप्लांट हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यूट्रस में ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है इसका, तो बेबी के फॉर्म में फिर वो डेवलप होने लगता है। तो ये प्रोसीजर होता है रिप्रोडक्शन के टाइम पे। और यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में क्या क्या पार्ट है? इन्फेंडिबुलम है, ये फीमेल गैमेट को एक्सेल को कलेक्ट करता है और उसके बाद इन ओवम को कलेक्ट करता है। इन्फेंडिबुलम, इसके ऊपर फिमरी उंगली जैसे स्ट्रक्चर होते हैं झालर के जैसे, तो ये इसको कलेक्ट करने में काम आते हैं। फिर इन्फेंडिबुलम के बाद ये एम्पुला रीजन है, थोड़ा चौड़ा रीजन, यहाँ पे पहुँचता है जब एम्पुला में। इसके बाद एम्पुला से एग आगे बढ़ेगा, ओवम जो है आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे स्पर्म भी आ रहा होगा तो स्पर्म इस ओवम को यहीं पे इसको फर्टिलाइज करेगा। यानी इस्थमस और एम्पुला के जंक्शन पे ये पतला पार्ट जो होता है इस्थमस होता है, नैरो पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इसको बोलते हैं इस्थमस। और वाइडर पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इसको बोलते हैं एम्पुला। तो चौड़े पार्ट को एम्पुला बोलते हैं और पतले संकरे पार्ट को इस्थमस बोलते हैं। इसके जंक्शन पे दोनों के बीच में यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हो जाता है और जब जाइगोट बनेगा तो यूट्रस में आके एम्बेड हो जाता है और यूट्रस के एंडोमेट्रियम से बाइंड कर जाएगा। मायोमेट्रियम, ये 3 लेयर है ना यूट्रस में, एंड्रोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम से बाइंड करता है और वहाँ पे वो धीरे धीरे फिर प्रेगनेंसी स्टेज जब होती है तो डेवलपमेंट उसका चल रहा होता है एम्ब्रियो का, जाइगोट का। और मायोमेट्रियम में क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह होते हैं, ठीक है। जो लेबर वगैरह होता है चाइल्ड बर्थ के टाइम पे वो मायोमेट्रियम में होता है। तो इसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बर्थ होती है बेबी की। और इसमें ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? ऑक्सीटोसिन। यानी ऑक्सीटोसिन जो होता है वो बर्थ के टाइम पे काम आता है। नेक्स्ट इसके बाद है पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम इस तरह से बाहर की वॉल जो होती है पेरीमेट्रियम होती है ना? और फिर इसके बाद क्या है? सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल में वेजाइना, ये पूरा बर्थ कैनाल बनाती है पार्ट ना, यहीं पे क्या होगी? बेबी की बर्थ होगी।
आज होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नीट के आने वाली अपडेट्स हैं वो आपको टाइम पे मिल सकें, जो भी लेक्चर्स वगैरह वो आप टाइम पे अटेंड कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।